एक भी बॉल पर ऐसा नहीं लग रहा था पहली बॉल से ही, जब से दिल्ली ने चेस करने आया कि ये मैच लखनऊ की तरफ जा भी सकता है। क्या ऋषभ पंत ने लगा दिया है लखनऊ को 27 करोड़ का चूना, और डिक्की चूना लगा गई भाई। आज के मैच में रन बनेंगे या विकेट बनेंगे तो किसी को नहीं पता, पर मीम जरूर बनेंगे। अपने दिमाग में ऋषभ पंत धोनी है। हाँ, मुझे समझ में आ गया। धोनी है। मैं 2 बल्लों से प्रैक्टिस भी करूंगा। मैं आऊंगा भी 16वें ओवर के बाद। यू डोंट मेस विद मुकेश मैगरा सर। हाँ, ये बात तो आप चाहे चीना थाला हो, आप चाहे थाला का फर्स्ट कॉपी हो, चाहे जो मर्जी हो, आप यू डोंट मेस विद मुकेश मैगरा। आपका कप्तान 27 करोड़िया कप्तान आपका अभी बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ भी 5वां नंबर होता गया थर्ड डाउन पे आपको इम्पैक्ट वहीं से पैनिक बटन दबा दिया कि भाई ऐसा लग रहा था कि इनके अंदर तो पहले ही खौफ भर गया कि भाई गए आज तो। दिल्ली ने लखनऊ को 8 विकेट से भूना, पर भाइयों क्या ऋषभ पंत ने लगा दिया है लखनऊ को 27 करोड़ का चूना, और डिक्की चूना लगा गई भाई। क्या ये चूना लग चुका है भाई 27 करोड़ रुपए का? तो 9 मैच हो गए यार, 14 ही तो होते हैं, 9 हो गए, अब इससे ज्यादा और क्या चूना लगे? नहीं, और दिल्ली ने अभी बाकी, अभी उम्मीद बाकी है, अभी हिम्मत रखो। दिल्ली ने ऑफलोड किया था ऋषभ पंत को, अगर किसी को ना पता हो तो दिल्ली ने ऑफलोड किया था। लेकिन भाई दिल्ली और लखनऊ का ये जो रिवेंज वीक था, बदलापुर सिर्फ एक ही जगह से निकल रहा है, दिल्ली लखनऊ को मार रही है। अरे लगातार 2 बारी मार दिया ये तो इसी सीजन के अंदर। पहले केएल राहुल नहीं थे तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, अभी मैं आऊंगा, मैं मार के इनको बताऊंगा, विनिंग शॉट भी मेरी होगी, छक्का भी मैं ही मारूंगा, 50 भी मैं ही मारूंगा, और बाद में रिएक्ट भी नहीं करूंगा कि इट्स लाइक एवरीडे यार, मेरे को फर्क नहीं पड़ता यार, इस बार तो उनके घर में घुसकर मारूंगा। तो मतलब इस बार लखनऊ के स्टेडियम में ये मैच था, वहां पर गोयनका साहब भी आए हुए थे मैच देखने के लिए। भाई वो मुंह बना के वापस चले गए, जैसी गेम मतलब वो शॉट पड़ा वहां से देख रहे हैं करते हुए वापस चले गए। सबको पता था कि आज के मैच में रन बनेंगे या विकेट बनेंगे तो किसी को नहीं पता, पर मीम जरूर बनेंगे। तो मीम्स के लिए मुंह भी बना, और मुंह भी बनाया आज। लेकिन भाई जो असली मुंह बनाया वो बनाया, मूड तो बनाया दिल्ली ने। वैसे लखनऊ ने जिस तरीके से बैटिंग की शुरुआत करी थी, 159 रन बनाए उन्होंने 20 ओवर में, लेकिन इस 159 रन में से पहले विकेट के लिए 87 रन की पार्टनरशिप हुई, 87 रन की पार्टनरशिप हुई 9 ओवर 6 बॉल, यानी कि पूरे 10वें ओवर में जाकर पहला विकेट गिरा 87 पर। और फिर उसके बाद पता नहीं इनकी टीम को क्या हो गया, ऋषभ पंत क्यों नहीं आए भाई? ऋषभ पंत पर्दे हट गए, मुखौटे हट गए ना, तो उनकी टीम को क्या हुआ भाई? असलियत आ गई और क्या हो गया? अपने दिमाग में ऋषभ पंत धोनी है। हाँ, मुझे समझ में आ गया। धोनी है। मैं 2 बल्लों से प्रैक्टिस भी करूंगा। मैं आऊंगा भी 16वें ओवर के बाद, जब तक नहीं, चल बडोनी बेटा तू खेल ले। 16वें ओवर के बाद भैया, सर 19.4 के बाद 16वें ओवर के बाद उन्होंने हेलमेट पहन लिया था कि अब मैं चले जाऊंगा, अब कुछ हो जाए तो ऋषभ पंत आखिरी की 2 बॉलों पर आए, पहली बॉल पर उनसे हिट नहीं लगी और दूसरी बॉल पर उन्होंने विकेटों में हिट मार ली। तो मतलब 0 रन पर आज भी अंडा बनाया ऋषभ पंत ने। यू डोंट मेस विद मुकेश मैगरा सर। हाँ, ये बात आप चाहे चीना थाला हो, आप चाहे थाला का फर्स्ट कॉपी हो, चाहे जो मर्जी हो, आप यू डोंट मेस विद मुकेश मैगरा। यार बिल्कुल, मुकेश कुमार ने 4 विकेटें निकाली हैं आज के मैच में, लेकिन दिल्ली ने लखनऊ को फोड़ा है। और फोड़ा इसलिए है क्योंकि ये जो 159 रन बनाए थे, 160 रन का जो लक्ष्य था, वो इन्होंने कितने ओवर में पूरा किया भाई? 17.5 ओवर में। कन्विंसिंग विन। एक भी बॉल पर ऐसा नहीं लग रहा था पहली बॉल से ही, जब से दिल्ली ने चेस करने आया कि ये मैच लखनऊ की तरफ जा भी सकता है। और ऋषभ पंत तो भैया बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स हैं, समझ में ही नहीं आ रहा उनको, चिल्ला रहे हैं बॉलरों पे, लेंथ कर ले, ये कर ले, ऐसा कर ले, अपने वाला डाल ना, अपने वाला डाल। और वो इतना चीखम चिल्ली क्यों कर रहा है भाई ऋषभ पंत? मतलब ऐसी कौन सी फ्रस्ट्रेशन में फंसे हुए हैं यार? ये प्रेशर है, फ्रस्ट्रेशन नजर है भाई, नजर 27 करोड़ की नजर है। लेकिन मतलब कहानी यही है कि जो लखनऊ सोच रही थी कि दिल्ली को हराकर शायद वो टॉप ऑफ द टेबल जाए, 12 पॉइंट्स ले, अभी भी उनके 10 पॉइंट हैं। लेकिन दिल्ली ने जिस तरीके से आज का मैच जीता, वो ये दिखा दिया कि भैया दिल्ली और गुजरात सबसे पहले टॉप 4 में एंट्री मारने वाले हैं। और अब दिल्ली ने क्योंकि लखनऊ में जाकर मैच जीत लिया है, उनके अब आरसीबी के साथ एक अगला मैच है। मुझे लगता है कि दिल्ली ने आज दिखाया कि कितनी जबरदस्त टीम है, क्योंकि कोई मौका नहीं दिया अभिषेक। आज पूरे मैच में सोचो 10 ओवर में 87 लखनऊ ने बनाए बिना किसी विकेट के। यार मौका बस वहीं तक था, बस पावर प्ले में भी आपका पूरा पावर प्ले एक इज्जत के स्कोर पे निकल गया, 51 रन कोई कम नहीं होते हैं, बिल्कुल कोई विकेट नहीं गई, आपके पास एक बढ़िया ओपनिंग पार्टनरशिप जमी है।
उसके बाद मतलब दिल्ली ने तो खैर लगातार प्रेशर डाला ही डाला कि एक वो मतलब जहां मौका मिला उसके बाद तो उन्होंने कहा कि भाई एंट्री मिल गई है, अब घुस के फोड़ेंगे। एक तो ये, और दूसरा यार ये एक बात बताओ, ये लखनऊ की टीम कौन से सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले कोर्स पे बैठी हुई है यार? कि आपके तो ऑक्शन में बैठ गई थी वो, तो चलो बैठे सो बैठे, लेकिन आप ये लगाओ कि आपकी टीम अगर बॉलिंग हैवी है, आपने जहीर खान को लिया, उन्होंने बहुत सारे बॉलर्स को लिया, आपने बॉलिंग स्ट्रेंथ अपनी बनाई, उसके बाद आपने कहा कि हम इस तरीके से अपनी प्लेइंग 11 चुनेंगे कि इसमें बॉलर ज्यादा होंगे कि हमारे जो भी 5-6 बैट्समैन 7 बैट्समैन है वो संभाल लेंगे, और जैसे ही हम बॉलिंग करने आएंगे वहां पे एक एक्स्ट्रा इंपैक्ट प्लेयर हम लेकर आएंगे। मयंक यादव इनकी लिस्ट में थे, जो सब्स्टिट्यूट की जो नॉमिनेटेड लिस्ट थी उसके अंदर थे, लेकिन अचानक से इनको लगता है कि नहीं, जब 3-4 विकेट गिर गए पहले ही, मतलब ओरिजिनल प्लान से पहले ही हट गए, पूरा होने भी नहीं दिया और बदोनी को लेकर आ गए, इंपैक्ट प्लेयर आपने वहीं पे खा लिया, और वहां पे आपके मतलब जो ऋषभ पंत है वो भी वहीं बैठे हुए हैं, उनको मौका वो दे ही नहीं रहे, मौका ही नहीं दे रहे, मतलब ऋषभ पंत से आने से पहले अभी और अपनी बॉलिंग यहीं पे इंपैक्ट आपने यहां इस्तेमाल कर लिया, अब आपने बॉलिंग आपने खुद ही कमजोर कर ली। यार मैं तो आज तक मेरे पास ये एग्जाम्पल है ही नहीं अभी तक जितने भी मैचेस देखे हैं कि आपके पास इंपैक्ट प्लेयर का रूल है, आपने इंपैक्ट प्लेयर में आप बैटिंग करने के लिए जा रहे हो, आप ऑलरेडी सिर्फ 6 बैट्समैन लेकर जा रहे हो, 6 भी नहीं, हाँ 6 ही बैट्समैन लेकर जा रहे हो, अगर ऋषभ पंत को काउंट कर लो तो 6 बैट्समैन लेकर जा रहे हो, और अभी ऋषभ पंत का आना बाकी है, 12-13 ओवर हो चुके हैं, आपने इंपैक्ट सब में बैट्समैन, भाई ये तो समझ में आता है कि आपकी बैटिंग ढह गई, तो आपने इंपैक्ट सब आपने बुला लिया कि नहीं यार मैं बैटिंग में और बड़ा स्कोर बनाऊंगा। कौन सी टीम ऐसा करती है कि अभी आपके पास वो शार्दुल ठाकुर नाम का वो बैट्समैन, वो ऑलराउंडर भी बैठा हुआ है जो लंबी हिट लगा सकता है, आपका कप्तान 27 करोड़िया कप्तान आपका अभी बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ पांचवा नंबर होता गया थर्ड डाउन पे आपको इंपैक्ट आयुष बदोनी को बुला दिया, वहीं से पैनिक बटन दबा दिया कि भाई ऐसा लग रहा था कि इनके अंदर तो पहले ही खौफ भर गया कि भाई गए आज तो, पहले तो मुझे ये बताओ कि अरे भैया पहले तो मुझे ये बताओ, कोई भी आदमी मुझे बता दो जो वीडियो देख रहा हो, अब्दुल समद क्या ऋषभ पंत से पहले आएंगे जब 8-9 ओवर का खेल बचा हुआ हो? बताओ 8-9 ओवर का। आज निकोलस पूरन नहीं चले क्योंकि स्टार्क के साथ जबरदस्त मैचअप था, जैसे ही निकोलस पूरन आए मिचेल स्टार्क को तीसरा ओवर दिया अक्षर पटेल ने, और उन्होंने उनको विकेट फोड़कर बिल्कुल डिसीजन उनका सही करके बता दिया। लेकिन इस चीज से अब निकोलस पूरन अगर रन नहीं मारेंगे तो आपके पास प्लानिंग ही नहीं है। आपने कहा कि भैया मैं जल्दी से ना सारे पैनिक बटन, ये लाल बटन दबा दूं, हाँ दबा दिया, ये नहीं दबाना था, ये वाली कहानी हो रही है। आपने अब्दुल समद को भेजा, आपने उसके बाद आप आयुष बदोनी को आप इंपैक्ट प्लेयर लेकर आ गए, फिर आपके पास वो वन डायमेंशनल बॉलिंग और दूसरा ये कि आयुष बदोनी जैसा बंदा जो कंसिस्टेंटली ठीक ठाक कर रहा है, ठीक है एक दो मैच सबके खराब होते हैं लेकिन ओवरऑल बंदा अपनी तरफ से एफर्ट मार रहा है, ये प्लेइंग 11 में क्यों नहीं है? ये बंदा जो आपको लगातार रन बना के दे रहा है, ये प्लेइंग 11 में क्यों नहीं है? ये मेरी समझ में परे है। डेविड मिलर जो नहीं मार रहा है वो है पक्का प्लेइंग 11 में, क्योंकि आप वो नीचे वो कौन है इनके पास, शमार जोसेफ या कोई जो अलजारी जोसेफ है शायद इनके पास, आप वो खिला सकते हो, लेकिन नहीं, आपके पास ऊपर 3 अच्छे इंटरनेशनल ऑलराउंडर वो इंटरनेशनल बैट्समैन है, आप अच्छा एक बॉलर ना खिला के नहीं हम डेविड मिलर और इनकी तो किस्मत इतनी अच्छी है, मतलब अगर ये बोले ना कि जी हमारी किस्मत तो बिल्कुल खराब हो रखी है, ये है वो है, भाई मिच मार्श जो चल के नहीं राजी थे इतने टाइम से, वो चल निकले इनके पास। एडन माकरम जिसको जो दर दर ठोकरे ही खा रहा था बंदा कि कभी कैप्टन है कभी नहीं है, कभी इस टीम में कभी उस टीम में, और फिर निकाल दिया गया अपनी टीम से। वो बैटिंग छोड़ो बॉलिंग में भी काम दिखा रहा है, ऑल राउंड खेल के दिखा रहा है भाई, 50 मार के 2 विकेटें लूंगा, सब कर रहा है वो आदमी। मतलब अभी तो इनकी किस्मत इतनी अच्छी है, और निकोलस पूरन ठीक है यार, कुछ मैच 1-2 मैच नहीं भी वो चलते हैं, तो क्या इतना डिपेंडेंसी है इनकी इन 2-3 लोगों के ऊपर कि भाई अगर ये नहीं करके देंगे, उनमें से एक भी अगर करके नहीं देगा, क्योंकि बाकी तो ने तो करके दिए, अगर एक निकोलस पूरन नहीं चलेगा तो हमारे बस की कुछ नहीं है भाई। हम भैया हथियार आधे मैच से पहले ही डाल देंगे। मतलब इनकी बॉलिंग देख लो, शार्दुल ठाकुर, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, आवेश खान, रवि बिश्नोई, विकेट किसने लिए? एडन माकरम ने 2 विकेट। दैट्स इट। ये है तो आप सोचिए टोटल। तो भैया लखनऊ का आज भूत प्रिंस बनाया यादव है। को भी बैक नहीं कर रहे हैं ढंग से, नहीं किसी क्योंकि प्रिंस यादव जब उनको टीम से तब निकाला गया जब इनका एसआरएच से मैच था, और सबको ये लग रहा था कि भाई ट्रेविस हेड को कैसे संभालेंगे। ट्रेविस हेड की किलियां बिखेर दी, बिल्कुल एक इधर गई एक उधर गई, ऐसे बुरी तरीके से बोल्ड मारा था, और आपने उस प्रिंस यादव को बैक करने के बदले आपने कहा बैठो आके। पहले तो जैसे आकाशदीप फिट हुए प्रिंस यादव को पहले
पहले बिठाया, इम्पैक्ट प्लेयर से भी निकाल दिया। और अब आकाशदीप खराब परफॉर्मेंस लगातार कर रहे थे, तो आप इनको लेकर आए, बैक आप इनको भी नहीं करोगे यार। लखनऊ मयंक यादव को ये लोग प्लेइंग 11 में लेकर आएंगे, प्रिंस यादव बैठ जाएंगे। नहीं, और मयंक यादव आपका इम्पैक्ट सब था यार, आपने क्यों किस तरीके से, और पहले बैटिंग करते हुए 6 बैट्समैन लेकर उतरने की ये जो निंजा टेक्निक है, ये आपने कहां से सीखी? और मैं कह रहा हूं चलो वो भी एक प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है, कई लोग कर रहे हैं, पर भाई आपका पूरा बैटिंग ऑर्डर तो खत्म हो जाए। वो वाला बैटिंग ऑर्डर जिसके लिए आपने 27 करोड़ रुपए दिए हैं, मुझे लगता है कि आज 2 बार, मतलब जो ओनर साहब हैं उनका 2 बार दिल खराब हुआ होगा, एक 27 करोड़ रुपए देने का, और एक उस आदमी को जाने देने के लिए जिसने भैया आईपीएल को अपना पूरा बना लिया है। केएल राहुल जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि उनको कोई भी बंदा आउट कर पाएगा उनकी मतलब उनकी परमिशन के बिना। हाँ, इतना बढ़िया तरीके से कमांडिंग क्रिकेट खेल रहा है। मुझे तो लगता है कि अगली बार से लखनऊ का कोई भी कैप्टन बनना चाहेगा ही नहीं। क्या ना, हम खेल लेंगे लेकिन हमें कैप्टन मत बनाना, क्योंकि दूसरा लगातार ये जो कैप्टन हमें दिख रहा है, पहले केएल राहुल दिखे, उसके बाद ठीक है स्टैंड इन निकोलस पूरन हमें दिखे थे, लेकिन स्टैंड इन नहीं थे, वो तो टेम्पररी थे। अब ऋषभ पंत, भाई दोनों के चेहरे पर जब भी वो कैप्टन थे एलएसजी के, ऐसे लगता था कि गए, मतलब हमेशा उड़े पड़े हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, क्या है भाई। और वो अपना फिर 100% नहीं दे रहे थे जब तक गौतम गंभीर भी थे। ऐसा लग रहा था कि चीजें फिर भी थोड़ी संभली हुई है। जब गौतम गंभीर चले गए और स्टैंड अलोन कैप्टन के ऊपर आ गया, मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि शायद इनके मतलब जो भी टीम के टॉप मैनेजमेंट में है या जो भी पीछे के लोग हैं जो क्रिकेट नहीं हैंडल करते हैं, वो लोग शायद अपना प्रेशर ज्यादा बना रहे हैं। मुझे तो ऐसा महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि गौतम गंभीर के साथ हम ये बात जानते भी हैं और हमने देखा भी है, गौतम गंभीर हैं कंट्रोल फ्रीक, वो किसी और को कंट्रोल नहीं देंगे, और वो कंट्रोल किसी भी टीम का लेते ही तब है जब उनको पता है कि कोई और उंगली करने के लिए नहीं आएगा। लखनऊ सुपर जायंट्स को जब तक गौतम गंभीर मैनेज कर रहे थे, ओनर साहब का हमें पता नहीं था कि ओनर साहब की शक्ल क्या है, कितना ज्यादा वो मैच में इन्वॉल्व रहते हैं, ऑक्शन में कहां बैठते हैं कहां नहीं बैठते। एक बार वो गए, उसके बाद हम देख रहे हैं लगातार कि किस तरीके से उनका केएल राहुल के साथ जो झगड़ा हुआ पिछली बार, वो पीआर को मैनेज किया, ऋषभ पंत को लेकर आए, बतेरे सारे इंटरव्यू हुए, दिखाया गया कि कितना प्यार है, और अब वही चीज यहां पर दिखाई दे रही है। और बीच में मैच में तो ये भी दिख रहा था कि समझ में नहीं आ रहा कि ये ऋषभ पंत का डिसीजन था कि मैं नहीं जाऊंगा, या ये जहीर खान, और इतना कोचिंग स्टाफ भी, भाई जहीर खान भी है वहां पर विजय दहिया भी हैं, वहां पर अपने जस्टिन लैंगर भी हैं, समझ में नहीं आ रही। और ओनर साहब तो हैं ही जो सबको पैसा दे रहे हैं, सैलरी तो सबको वही दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये किसका डिसीजन चल रहा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज जो समझ में आ रही है वो ये है कि भाई ऋषभ पंत का चेहरा ही उतर गया। वो ऋषभ पंत जो टीम इंडिया में जब होता है हंसता खेलता रहता है, जिसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ खुशी, जो उंगली करता रहता है प्लेयर को, कभी किसी के पेट में उंगली मार रहा है, कभी किसी के लिए, और स्टंप माइक पे खड़े खड़े अब जो हमारे पास आ रहा है अपना वाला डालना, अपना वाला डाल, और चीख रहे चिल्ला रहा है। फ्रस्ट्रेशन, वो आदमी स्टंप माइक पे बैठे बैठे चुटकुले मारता था, इतना कि कमेंटेटर्स को कॉम्प्लेक्स हो गया था कि भाई हम अपना काम करें कि ना करें, हम चुप हो जाए, तुम ही बोल लो। बिल्कुल, तो मतलब वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो इतनी ऋषभ पंत पर, और इतना यंग खिलाड़ी, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ। लेकिन एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि दिल्ली भैया पॉइंट्स टेबल में 12 पॉइंट्स हो गए हैं, सिर्फ कितने, 8 मैचों से, 8 मैच में से 6 मैच जीत लिए दिल्ली ने, और गुजरात के साथ वो 12 पॉइंट्स पर टाइड है। सेम इक्वेशन है अब। लेकिन लखनऊ के 9 मैच हो गए हैं, लखनऊ के 9 मैच हो गए हैं, और लखनऊ अभी 10 पॉइंट पर ही है। तो भाई लखनऊ के लिए अगर वो 3 मैच उनको जीतने हैं, टोटल मैच उनके अब 5 बचे हुए हैं, तो वहां पर कम से कम 3 मैच जीतने हैं। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से लड़ाई चल रही है भैया पता नहीं चलेगा, मुझे लग रहा है 16 पे तो होगी नहीं चौथी टीम, जाम लगेगा 16 पे, या ये 18 पे जाएगी ये टीम। मुझे लग रहा है मैं कह रहा हूँ कि ये 16 पे जाम लगने वाला है। मुझे तो ये लग रहा है कि भाई कई सारे 16 पे लखनऊ भी पहुंचेगी, और शायद मुझे लगता है पंजाब आरसीबी में से भी एक टीम तो शायद रहेगी वहां पे, तो 3 टीमों में से एक नेट रन रेट से निकल के आएगी। ये 2
तो अपना मतलब कर चुके हैं कि लगभग पहुंच गए हैं ये 12 पॉइंट लेके। तो बिल्कुल, तो भैया दिल्ली और लखनऊ का ये जो रिवेंज वाला जो दूसरा मैच था वो भी दिल्ली ने जीत लिया है। 8 विकेट से दिल्ली कैपिटल्स ने फोड़ दिया लखनऊ सुपर जायंट्स को। आपको क्या लगता है कि आज के मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? क्या आपको लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स बहुत ही आसानी से अब प्लेऑफ्स में पहुंच जाएगी? क्या आपको लगता है लखनऊ सुपर जायंट्स के कोई चांसेस हैं टॉप 4 में पहुंचने के लिए? जो भी आपका प्रेडिक्शन हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और ये और बताइए कि भैया चूना लग गया क्या? अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है जैन रस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।